हेलो मित्रों, मैं संजय कुमार। आज जो लोग भी इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, तो उनके लिए एक कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है BSDAE कम्युनिकेशन स्किल संप्रेषण कौशल। तो ये जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस इन दिनों स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर के लिए इग्नू के सारे कोर्सेज को पढ़ा रहा है जहाँ तक संभव है, और वो फ्री में पढ़ा रहा है। इसके लिए आप मेरे ऐप पे जा सकते हैं, SF क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे वीडियो मिलेगा, क्लासेस पे स्टडी मटेरियल, गेस्ट पेपर या बहुत कुछ मिल सकता है, असाइनमेंट भी मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो सब कुछ आपको SF क्लासेस पे मिलेगा, ऐप पे और क्लासेस पे मिलेगा। आज जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो इन दिनों भारत में क्या हो रहा है। तो शिक्षा नीति नई लग गई है। नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद लगी है और वो पूरा स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन को ले जा रही है, प्रोफेशनल पेशेवर शिक्षा की। और पेशेवर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी है स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत का तरीका। आप देखते होंगे कि फ़ोन पे लोग बातचीत करते हैं तो शुरू में ही ऐसी बात करेंगे कि आपको इरिटेशन हो जाता है, फिर चाह के भी आप उसकी बात को नहीं सुन सकते हैं, नहीं पसंद करते हैं। बातचीत में कभी भी अपने ग्रीवांसेस को, अपनी बातों को पहले नहीं रखना चाहिए। कम से कम उससे 2-3 बात तो आप पूछिए कि क्या आपसे ये बात करने का सही समय है। हो सकता हो व्यस्त हूँ और इस मानसिकता से फ़ोन उठा लिया हो कि कहीं इसको कोई इमरजेंसी हो। तो कोई अगर ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो आप कह सकते हैं अच्छा ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे बाद या शाम में बात करूँगा। फिर उनका क्या हालचाल है ये पूछिए एक शब्दों में, फिर अपनी बात को कहिए और आधे संदर्भ में बात मत कहिए। बहुत लोग कहेंगे अरे आपसे कल रात में बात हुई थी ये वो। अरे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ उसको याद हो, दिमाग से हट गया हो। तो आप संक्षिप्त में एक शब्द बोल दीजिए, सर इसके बारे में मैं कल भी बात किया था। तो फिर वो मुकम्मल सवाल उसके पास होगा और वो जवाब देगा। ये क्या है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब है कि आप फ़ोन पे कोई बात करते हो तो एक बात निकल के जाती है, दूसरा उसको सुनता है और एस/नो में जवाब देता है। तो 3 बातें होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा तथ्य हो। कोई बात ही उसके द्वारा जाएगा। हम जब बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन तो कुछ टेक्स्ट जाएगा कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं कि सर आपसे मुझे इस विषय में कुछ और डिस्कस करना है। तो ये तथ्य हुआ। इस तथ्य को आप मैसेज इसको कहेंगे, अंग्रेजी की अगर बात करें तो इसको आप पहुंचा रहे हैं संदेश को, और उधर से फीडबैक का आना ज़रूरी है। तब कम्युनिकेशन अपना एक साइकिल पूरा करता है, एक वृत्त पूरा करता है कि जैसे ही संप्रेषित होता है कोई बात, कोई तथ्य, कोई कथ्य, और वो सुनकर फिर उस पर जो फीडबैक देता है तो लगता है कि बात हुई। नहीं तो वन साइडेड हो जाएगा, एक पक्षीय बात हो जाएगी। आपने कहा, उसने सुना नहीं, और वो डिनायल कर सकता है कि आपसे कहाँ कोई बात हुई है। तो संप्रेषण आम बोलचाल की भाषा में अपनी किसी बात को, संदेश को किसी तक पहुँचाना और वहाँ से प्रत्युत्तर मिलना, फीडबैक मिलना ही कम्युनिकेशन है, संदेश है। इस पे अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग इसके कंडीशन है, तो हम जानना चाहेंगे। तो पहले बता दूं कि हिंदी कम्युनिकेशन स्किल में हिंदी संप्रेषण कौशल के अंदर सिलेबस 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग व्याकरण का है और वो व्याकरण एकदम नीचे से शुरू होता है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, उसके बाद स्वर व्यंजन में अंतर क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, उसके बाद व्याकरण के सारे नियम, संज्ञा क्या है, कारक क्या है, संधि क्या है, जो आप पढ़ के आए हुए हैं। एक बार भी अगर आप पढ़ लेते हैं टेक्स्ट को तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा जो खंड है कम्युनिकेशन का, वो आपके लिए नया है। तो कम्युनिकेशन का, कंप्रिहेंशन का, तो ये नया खंड है। अब देखिए, जैसे स्वर है कि स्वर जो है, मुंह से हवा जब निकल रही है किसी की उच्चारण के साथ, तो बहुत सहजता से निकल जाए बिना किसी सहारे के, तो स्वर कहा जाता है। हल्की ध्वनि होती है स्वर की। व्यंजन है जो बिना स्वर के सहयोग से ना बोला जाए, यानी उसे निकलने में थोड़ी ताकत लगती है, वो व्यंजन होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि लगभग सारे भाषाओं में वॉवेल और कॉन्सोनेंट की कॉन्सेप्ट है। तो भाषा के स्तर पे भी दुनिया एक है, और हर शब्द में, हर भाषा में स्वर की संख्या कम होती है और कॉन्सोनेंट व्यंजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो मोटा मोटी वो ग्रामर खंड को हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। उसमें किसी को हेल्प चाहिए, उसमें किसी को नोट्स चाहिए, तो वो मिल जाएगा। उस पर भी कुछ गेस्ट क्वेश्चंस आपको ऐप पे जाएंगे तो मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। अब संप्रेषण को परिभाषित मैंने किया, और फिर से अब फैक्ट फाइल में मैं देखता हूँ कि संप्रेषण क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से सूचनाओं को प्रेषण प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? तो मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, सांकेतिक ही हो सकती है, प्रतीकात्मक भी हो सकती है। अब मौखिक यानी मुंह से जो बातचीत होती है वो मौखिक कहलाएगी। जो लिख के होती है वो लिखित कहलाती है। जो संकेत चिन्हों से होती है वो सांकेतिक कहलाती है। आप जा रहे हैं लाल बत्ती पे, लाल बत्ती है तो संकेत मिल गया। कोई नहीं कहने आता है माइक से चिल्ला के रुक जाओ, हरी बत्ती वाले जाएंगे, पीली बत्ती स्पीड कम करो, नहीं। तो आप संकेत और प्रतीक से चीज़ों को समझ जाते हैं कि यहाँ क्या है और हमें कैसे गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। ये सारे संप्रेषण ही हैं, सारे कम्युनिकेशन ही हैं। वो कम्युनिकेट ही तो कर रहा है कि आप लाल बत्ती पे रुक जाइए। उसके बाद संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक, संदेश भेजने वाला, दूसरा प्रेषी, संदेश प्राप्त करने वाला। वन इज़ द कम्युनिकेटर, दूसरा रिसीवर होता है। और संप्रेषण उसी समय पूर्ण होता है जब संदेश मिल जाता है और उसकी स्वीकृति प्रत्युत्तर के रूप में दिया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में फीडबैक बोलते हैं। तो मामला इतना सा है कि एक आदमी संदेश दे रहा है, दूसरा तक पहुंच रहा है और वो दूसरा इसका प्रत्युत्तर कर रहा है, यानी टू वे कम्युनिकेशन हो गया। ये इसमें मैसेज है, ये एस है, एस ने के को मैसेज दिया, ठीक है, कि जल्दी घर आ जाओ, और उसने कहा यस मैं अभी जाम में फंसा हूँ, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया यहाँ पे, और जो बात इसे कहनी थी वो इसने कह दी। अब है प्रेषक। तो प्रेषक संप्रेषण प्रक्रिया का पहला बिंदु होता है, जिसके माध्यम से प्रेषण अपने विचारों और भावों को कहाँ दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है। इस प्रक्रिया में प्रेषक को निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या प्रेषक को ध्यान रखने की ज़रूरत है? तो पहला उद्देश्य, बिना उद्देश्य के तो कोई बातचीत होगी नहीं। उद्देश्य बनेगा तभी फैक्ट बनेंगे, फैक्ट नहीं बनेंगे तो कोई बातचीत का मतलब नहीं है। तो उद्देश्य की जानकारी, उसका जिससे हो रहा है कम्युनिकेशन, उसका बौद्धिक स्तर। मान लिया एक रिक्शे वाले से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है और हम उससे अंग्रेजी में बात करते हैं या ऐसे शब्द को करें जो प्रचलित नहीं है, कम्युनिकेशन फेल कर जाएगा। वो नहीं समझेगा रिक्शे वाला कि हमें ये क्या कह रहा है। तो उसके बौद्धिक स्तर को देखिए। उसके बाद उसको जो उचित सहायक सामग्री है उसका ख्याल आपको रखना होगा। संदेश में, इस प्रक्रिया में संदेश एक उत्तीबक स्टिमुलेटर की तरह कार्य करता है, जिसका प्रेषण उचित प्रकार से प्रयोग करता है। शैक्षिक भाषाओं में संदेश को आशय की पाठ्यवस्तु कहते हैं। माध्यम, एक माध्यम होगा
जिसके द्वारा संदेश जाएगा, जिन साधनों की सहायता से ग्राही तक संदेश पहुंचाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यम। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं, तो इस वीडियो के द्वारा पहुंचा रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा हमारी आवाज़ अभी यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड होने के बाद आप जब इसको सुनेंगे तो आप तक संदेश पहुंच जाएगा। फीडबैक में आप लिखते हैं कि थोड़ा सा इसमें किया जाए काम, या इस ढंग से मदद किया जाए, तो हमें भी लगता है कि मेरा संदेश पहुंच गया। किसी से टेलीफोन से बात करते हैं, किसी को चिट्ठी लिखते हैं। जैसे आपको किसी सरकार से कोई काम है तो आप पत्राचार करते हैं, या ऐसे किसी भी काम के लिए आप पत्र को यूज़ करते हैं। तो या कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी परंपरा है कि संदेश भेजने के लिए आदमी को भेजा जाता था। आदमी को चिट्ठी के द्वारा भी भेजा जाता था, या भरबल भी मुँह से बोल दिया गया, मौखिक, कि जाइए उनको बोल दीजिए फलाने दिन हमारे यहाँ ये शुभ काम होना है। तो वहाँ पर वाहक कौन हो गया संदेश का? एक मनुष्य ही हुआ। वहाँ पर माध्यम क्या हुआ? मनुष्य को मनुष्य तक पहुँचाने के लिए मनुष्य ही माध्यम हुआ। कई बार टेक्नोलॉजी माध्यम हो गया, तकनीक माध्यम हो गया। तो अलग अलग माध्यमों के द्वारा संदेश जाता है। आजकल क्या खूब प्रचलित है? मोबाइल फ़ोन, जिसमें व्हाट्सएप भी है, मैसेजिंग भी है और वॉइस कॉलिंग भी है। तीनों है। तो मोबाइल है, रेडियो है, इससे सरकारी संदेश प्रसारित होते हैं कि भाई कल पानी नहीं आएगी, बिजली नहीं रहेगी, या कहीं कोई संकट आ गया तो ये सड़कें बंद हैं, और कहीं दंगा फसाद हो गया, उसकी कोई भी खबर, टेलीविज़न आदि। तो ये सब क्या है? माध्यम है संदेश के। याद रखिएगा, मनुष्य भी संदेश का माध्यम हो सकता है, पहले भी था और आज भी है। आज भी बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को एक मनुष्य अपने जानने वाले से दूसरे तक पहुंचाता है। ग्राही, इस प्रक्रिया में ग्राही महत्वपूर्ण होता है। ग्राही के रूप में जो कुछ भी जो संदेश ग्रहण करता है वो रिसीवर कहलाता है, ग्राही कहलाता है। यानी जिसके लिए संदेश बना है वो ग्राही कहलाएगा। जैसे आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, आपके लिए मैं एक क्लास ले रहा हूं, तो मैं संदेश भेजने वाला हूं, और संदेश का माध्यम संदेश वाहक इंटरनेट है मूलतः। उसी के द्वारा संदेश यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जा रहा है या मेरे ऐप के प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और आप तक संदेश पहुंच रहा है। तो इग्नू के बच्चे हमारे ग्राही हैं, प्राइमा। और भी कोई देख रहे हैं वो अतिरिक्त बात है, लेकिन मेरा फोकस्ड हैं हम, कि हम इग्नू के बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं जो प्रथम वर्ष के हैं और ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रतिपुष्टि। दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक इन इंग्लिश। अंग्रेजी में इसको हम फीडबैक बोलते हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम बात करेंगे संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के प्रकार मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, गैर शाब्दिक संप्रेषण हो सकते हैं। तीन होते हैं। क्या होंगे? मौखिक होंगे, जो वर्बल हमने कह दिया, वर्बल ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई ये काम कर दो। घर में हमने बोल दिया बच्चों को कि मैं रात को ये खाना खाऊंगा, तो मौखिक संदेश हो गया। लिखित, हम ऑर्डर दिए लिखित में कि इस काम को कर दिया जाए। तो किसी को भी हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, टाटा पावर को लिखा कि मेरे बिजली का मीटर ज़्यादा आ रहा है, इसकी री स्टडी करा के इसको ठीक किया जाए। हमने कोई सूचना लिखित दे दी आप लोगों को व्हाट्सएप पे, तो लिखित संदेश हो गया। उसके बाद जो तीसरा होता है, गैर शाब्दिक संप्रेषण हो सकता है। वर्ड नहीं है, नीदर वो मौखिक है नॉर वो वर्बल भी, मतलब मौखिक नॉन वर्बल के बीच भी एक होता है, जो चीज़ों को, जिसमें हम संकेत प्रतीक को लाते हैं। चार्ट, ग्राफ, सारी बातें बताता है कि दिल्ली में एक्सीडेंट का क्या रेशियो है, या 12वीं 10वीं के बच्चे कितने पास किए, या इग्नू में ग्रेजुएशन में कितने बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के अंदर ऑनर्स में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम ब्रिज चार्ट से दिखा सकते हैं, पाई डायग्राम से, किसी भी ढंग से अगर इसको हम बताते हैं
तो वो प्रतीकात्मक होता है। 15 अगस्त आने वाला, हम झंडा फहराएंगे तो हम सैल्यूट मारेंगे ऐसे, तो क्या है, प्रतीक है, उसका सम्मान है संदेश देना। तो ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आ जाती है, गैर शाब्दिक, जो शब्द नहीं है और बात को कह रहा है, कहीं कोई शब्द नहीं है। और मज़ेदार बात है कि उसको हर कोई समझ जाता है, हर कोई उस चीज़ को समझ लेता है। तो मौखिक संप्रेषण, जब कोई संदेश मौखिक अर्थात मुख से बोलकर भेजा जाए उसे मौखिक संप्रेषण कहेंगे, बिल्कुल। यह भाषण, मीटिंग, सामूहिक परिचर्चा, सम्मेलन, टेलीविज़न पे बातचीत, रेडियो द्वारा संदेश भेजना, कुछ भी हो सकता है। यह संप्रेषण का प्रभावी एवं सस्ता तरीका है, बहुत चीपेस्ट तरीका है। या आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के संप्रेषण के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण की सबसे बड़ी कमी है कि इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई कि अगर कोई मौखिक संप्रेषण है और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, किसी पुलिस ऑफिसर ने, बड़े ऑफिसर ने कह दिया कि गोली चला दो, गोली चला दिया, वो अफसर इनकार कर गया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, तब क्या होगा? चूँकि रिकॉर्ड तो बना नहीं उसका, सीधा आदेश दिया और लोगों ने आदेश पालन कर लिया। तो ये इसकी सबसे बड़ी, इसकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल हो जाती है। यानी कोई र्यूमर अफवाह फैला दिया कि अरे फलाने ने ये कहा है, अब उस अफवाह पे दंगा हो गया, कुछ हो गया, वो बहुत खराब है। यही एक ऐसा कारण है, इसलिए मौखिक चीज़ों को बहुत विश्वसनीय नहीं माना जाता है। कोई भी तथ्य जब तक प्रमाणित नहीं हो तो वो विचारणीय नहीं होना चाहिए, किसी के विचारणीय नहीं। प्रामाणिकता की बहुत ज़रूरत है, तो प्रामाणिकता का घोर अभाव मौखिक में, इसलिए मौखिक संदेश केवल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करने वाली है। जैसे हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, भाई आइसक्रीम दे दो 10 रुपये का, लेन देन हो गया। हम डिस्पोजेबल इनकम, हम इनकम के दो रूप हो जाते हैं। जब हमें सैलरी मिलती है या कुछ भी कहीं से भी हम आय कमाते हैं, तो उस आय में से एक सेविंग कोटे में चला जाता है, जो कंपलसरी सेविंग है, जैसे पीएफ या कुछ भी है। और एक डिस्पेंसेबल इनकम है जिसको डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम को खर्च करना है हमको, हम सब्जी ले आए, कुछ दवाई ले आए, तो वो कार्य हो सकता है। तो दैनिक कार्य के लिए मौखिक संदेश के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। हम थोड़ी चिट्ठियाँ देंगे कि भाई, अब गूंगे तो है नहीं, एक बनिए की दुकान पे गए और हमने उसको लिखा कि बनिया जी कृपया आप हमारे ये सामान दे दिया जाए, सीधा बोलते हैं, वो अपना स्लिप बना लेता है। एक सामान लेना है, माचिस की डिब्बी लेनी है, एक हॉर्लिक्स लेना है, सीधे बोलते हैं हॉर्लिक्स दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, दे देता है। तो देन एंड देयर गिव एंड टेक हो जाता है। लेकिन अगर वो वहाँ से हम उधार ले रहे हैं, खाते से ले रहे हैं, तो वो अपने खाते में लिखेगा या आपसे स्लिप बनवा के लेगा। क्योंकि आप बोल देंगे अपने खाते में तुम गलत लिखा, तो आप लिख के देंगे, डेट साइन करके ये चीज़ चाहिए, तब वो प्रमाणित होगा। लेकिन रोज़मर्रा की चीज़, सब्जी मार्केट में जाना, कुछ भी, वो मौखिक संदेश में आता है, जिससे बहुत ऑथेंटिक कार्य नहीं होता, दैनिक कार्य हो जाता है। लिखित संप्रेषण, जब संदेश को लिखे गए शब्दों में भेजा जाता है, जैसे पत्र, टेलीविज़न, मेमो, सर्कुलर, नोटिस, रिपोर्ट, तो इसे लिखित संप्रेषण कहते हैं और इसकी पुष्टि की जा सकती है। अब इस लिहाज से अखबार का न्यूज़ क्या है, तो लिखित संप्रेषण है, उसकी आप पुष्टि कर सकते हैं, भाई इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या है। अब एक सवाल उठता है कि टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है, लिखित संप्रेषण का उदाहरण है, या सांकेतिक संप्रेषण का उदाहरण है? तो देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपके सामने मैंने खड़ा किया है कि टेलीविज़न में क्या होता है कि कोई बक रहा है, हम सुन रहे हैं, दैट्स ऑल। तो टेक्निकली वो क्या है? मौखिक संप्रेषण। तकनीकी रूप से टेलीविज़न पे सुना गया समाचार या कोई भी चीज़ जिसकी ऑथेंटिसिटी है, 2 ढंग के प्रोग्राम चलते हैं, एक फिक्शन चलता है, नॉन फिक्शन, फिक्शन और न्यूज। तो वो दोनों का तो स्रोत की आपको ज़रूरत नहीं। अगर उसमें कहता है कि मैं प्रेमचंद की कहानियों पे ईदगाह का टेली रूपांतरण किया हूँ,
तो ठीक है, उसका स्रोत ईदगाह हो गया। तो वो क्या हुआ, नीदर वो लिखित संप्रेषण हुआ नॉर वो मौखिक हुआ, दोनों के बीच का ही वो संप्रेषण हुआ। चूँकि उसकी वैलिडिटी है, उसके साक्ष्य को, ईदगाह को देखकर हम कह सकते हैं कि नहीं ये सही है। लेकिन मौखिक तो कहता है कि इसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो कर सकते हैं तो वो कहाँ किस कैटेगरी में गिरेगा? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे कि टेलीविज़न का न्यूज़ मौखिक संप्रेषण है या लिखित संप्रेषण है, तो क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्टिव में तो आप मेरी सारी बात को लिख देंगे, बिल्कुल लिखित संप्रेषण लिखेंगे। इसलिए कि टेलीविज़न का जो न्यूज़ है वो कोई न्यूज़ एंकर लिखित स्क्रिप्ट से पढ़ता है और उसका साक्ष्य है। अब आप टेलीविज़न से मांग सकते हैं, कोर्ट मांग सकती है, तो उसे प्रमाण देना होगा, वो प्रमाण देगा। या एक और मीडिया को संरक्षित करने के लिए एक विशेषाधिकार मिल जाता है कि सूत्र के हवाले से हमने ये खबर दी है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसे सूत्र को खोलना होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि टेलीविज़न का समाचार क्या है, तो लिखित संप्रेषण है। डिस्क्रिप्टिव में पूछता है तो आपको लिखना होगा ये मूलतः न लिखित है न मौखिक है, ये संप्रेषण का एक चौथा प्रकार है। इसलिए चौथा प्रकार है कि इसकी मौलिकता को हम क्या कर लेते हैं, इस प्रमाणित कर सकते हैं, साक्ष्य पूछ सकते हैं। इसलिए, और चूंकि वो बोल के संदेश हमारे तक आया है, लेकिन वो स्क्रिप्ट के माध्यम से आया है, वो माध्यम का तरीका ऐसा है, तो कुल मिलाकर ना हम इसे मौखिक कहेंगे, ना लिखित कहेंगे, ना प्रतीकात्मक कहेंगे। जिसे हम लिखित और मौखिक के बीच का एक स्रोत बनाएंगे जो टेलीविज़न करता है। अब वही केस रेडियो के केस में, बिल्कुल रेडियो के केस को हम मौखिक संप्रेषण में ही मानेंगे, इसलिए कि कई बार मौखिक संप्रेषण में हमें अपवाद भी कहना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अब लिखित संप्रेषण, लिखे गए शब्द, पत्र, टेलीग्राम, मेमो इत्यादि। सामान्यतः लिखित संदेश भेजते समय व्यक्ति संदेश के संबंध में सावधान रहता है। यह औपचारिक होता है, इसमें अपनापन नहीं होता तथा गोपनीयता बनाए रखना भी कठिन होता है, क्योंकि ये औपचारिक मिजाज का होता है, फॉर्मल होता है एकदम, बिल्कुल कि चिट्ठी जा रही है प्रॉपर, उसका किसके नाम है क्या है नहीं। इसकी गोपनीयता संदेहात्मक होती है। ये तो हमने एक के कान में कहा, जासूस को उसने वो कर दिया, लेकिन इसमें कोई लिख कर सकता है, किसी को पढ़ा सकता है, फोटोकॉपी हो सकती है। तो ये सदैव इसकी गोपनीयता संदेह के घेरे में रहती है। तीसरा, गैर शाब्दिक संप्रेषण। ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। जब आप तस्वीर, ग्राफ, प्रतीक, आकृति आदि देखते हैं, उनमें प्रदर्शित संदेश प्राप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य संप्रेषण है। घंटी, सीटी, बजर, बिगुल ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं। इस प्रकार की आवाज़ें श्रुति कहलाती है। जैसे शंख मंदिर में बज रहा है, समझ जाएंगे पूजा खत्म हो रहा है। कहीं घंटी बज रहा है, पूजा खत्म हो रहा है। तो ये सारे प्रतीक हैं, इसके द्वारा हम समझ जाते हैं कि क्या संदेश देना चाहता है। समझ गए? तो ये संदेश गैर शाब्दिक कैटेगरी में आता है, किसी श्रुति आता है जिसको कहें। इस प्रकार के शारीरिक मुद्राएं जिसमें विभिन्न अंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे, बल्कि ये तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, इन दिनों बहुत लोग डीओ का यूज कर रहे हैं। कोई अगर आपके बगल से जा रहा है तो आप समझ जाते हैं कोई जा रहा है, मुड़ के उसको देख लेते हैं कि कोई पास कर रहा है। तो वो भी डीओ भी आज एक संदेश भेजने वाली चीज़ हो गई है। इत्र की खुशबू समझ जाते हैं कि ओ अच्छा, ऐसा स्मेल कर जाते हैं कुछ, तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ चीज़ों को पकड़ लेती हैं। इस प्रकार शारीरिक मुद्राएं, विभिन्न अंग संकेत, जैसे हम थम्स अप करते हैं, जैसे विक्ट्री का साइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। जैसे राष्ट्रगान हो रहा है, हम सावधान हो जाते हैं। क्रोधित चेहरा आपको अलग से समझ में आ जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। अब है संप्रेषण का क्या महत्व है? तो संप्रेषण का बहुत ही ये जीवन चलाने वाली विधा है। जीवन इसी से चलता है। किसी भी संगठन का कार्य करने के लिए संप्रेषण सबसे ज़रूरी है। यदि संगठन की पूरी जानकारी होगी
रुचि होगी, लगाव होगी, तो सोच से पता चलता है कि संगठन का सफल संचालन तभी होता है जब उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच संप्रेषण ठीक से हो। अगर संप्रेषण में कोई कमी रहती है या संप्रेषण ठीक से नहीं होता तो वो चीज़ें ठीक से नहीं चलती। लोकतंत्र के लिए संप्रेषण का सही होना पहली गारंटी है। अगर लोकतंत्र में संप्रेषण का अभाव है तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। चूँकि अल्टीमेटली लोकतंत्र क्या है तो सवालों का तंत्र है। लोकतंत्र क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी का तंत्र है। लोकतंत्र क्या है? जीने की स्वतंत्रता का है कि हम बंधुता, स्वतंत्रता, पूर्णता, आज़ादी को अवेल करेंगे तो जब करेंगे जब हमारा संप्रेषण अभिव्यक्त करने का हमें पावर है, हमें कोई भय नहीं है, बिना भय डर भय से अपनी भावना को, अपनी विचारों को प्रकट करते हैं, तो ये संप्रेषण लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और संप्रेषण ही है कि जनता किससे जुड़ती है? एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से। आज सोचिए कि देश में राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का ज़माना है। आरटीआई क्या है कि हम किसी से भी कुछ एक रिजर्व सब्जेक्ट छोड़कर सरकार से, कोर्ट से, किसी से भी हम पूछ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, सवाल हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आती है, देन वो सिस्टम मैच्योर होता है, वो मजबूत होता है। तो डेमोक्रेसी के लिए संप्रेषण, अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छा पारिवारिक जीवन जीने के लिए, अच्छा सामुदायिक जीवन जीने के लिए, अच्छा कक्षा संचालन के लिए हर जगह आज संप्रेषण सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। जहाँ संप्रेषण नहीं है वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, वहाँ कार्य का कोई अनुशासन नहीं है और वहाँ सिस्टम कहीं ना कहीं व्यवस्था असफल होती है। इसीलिए व्यापार, शासन दोनों क्षेत्रों में संप्रेषण अच्छा होना ही चाहिए। क्योंकि आप पढ़ते हैं व्यापारिक चिट्ठी लिखते हैं, किसी से पैसा लेना हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी हो, तो जीवन का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे संप्रेषण की आवश्यकता नहीं है। और सब जगह एक सुदृढ़, एक अच्छा संप्रेषण होता है तो हम अच्छा करते हैं। संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से देखा जाता है। संप्रेषण सदैव एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, मतलब ये शिथिल नहीं है, ये रुका हुआ चीज़ नहीं है, इसमें गति है, तो गतिशील है। और इस क्रिया में परस्पर अंतर क्रिया होता है, यानी दो बीचों के बीच डायलॉग होता है, किसी या पत्राचार होता है, तो अंतर क्रिया है जिसमें दो फेस भाग लेते हैं और अंत में इसका फीडबैक होना आवश्यक है। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है, बिल्कुल सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेथड है। चूँकि हम जब बातचीत किसी से करते हैं संप्रेषण में, मौखिक संप्रेषण, हमारे भाव, भंगिमा, भावना सब हमारे ऊपर हावी होता है और उस परिप्रेक्ष्य में हम किसी से बात करते हैं। संप्रेषण सर्वव्यापक है, ये यूनिवर्सल महत्व है। कोई भी दुनिया की सभ्यता, समाज, परिवार संप्रेषण के बिना नहीं रह सकता है। संप्रेषण के बिना शिक्षा का कार्य बिल्कुल अधूरा है, कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी प्रशिक्षण बिल्कुल अधूरा है, कोई भी व्यापार नहीं हो सकता है, कोई भी शासकीय व्यवस्था नहीं चलती। तो जीवन में संप्रेषण का महत्व ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है। कहीं भी आप होटल में जाते हैं, मेनू कार्ड देखते हैं, फिर मौखिक उसे आदेश देते हैं, फिर वो भोजन देता है। आप रेलवे में जाते हैं, टिकट्स लेते हैं, आपके बीच संप्रेषण होता है, फिर ट्रेनों में होता है। तो संप्रेषण एवरीवेयर, संप्रेषण कहाँ नहीं है, और सारे मौलिक कार्य संप्रेषण के द्वारा ही होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मानव सभ्यता में 4 खोज बहुत महत्व रखता है, जिसमें पहली खोज अग्नि का माना जाता है, दूसरा भाषा, दूसरी खोज भाषा, तीसरा पहिया और चौथा आज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारे 3 खोज से चौथे के बीच लगभग 2,500-3 हज़ार वर्षों का गैप है। तो जब ये भाषा बनी होगी तो क्यों बनी होगी? जब लोगों को अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने में, बताने में दिक्कत हुई होगी तो पहले संकेत से काम किए होंगे, मौखिक संगीत, पहले वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ होगा, इशारों में बातें हुई होंगी, आँखों से बात हुई होंगी,
तो हाथ को हिलाकर बात होंगे और धीरे 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 वो लिखित रूप धारण करता चला गया, सिस्टमेटिक होता चला गया और एक बिल्कुल नई बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है कि भाषा का जो आज परिष्कृत रूप देख रहे हैं वो 100-200 साल 250 साल की कहानी है। तो ये धीरे धीरे उसको इनकोड किया गया और डिकोड और इनकोड लैंग्वेज में चलता रहता है कि हम ये कहेंगे तो इसका मतलब यही है, मीठा है तो मीठा है, मतलब खट्टा नहीं है। क्या टेस्ट होगा आप खुद समझ जाएंगे कि सेव मीठा है, इतना कहना काफ़ी है। क्या करेंगे? फीलिंग करेंगे, अनुभूति करेंगे। तो क्या हुआ? साइकोलॉजिकल ब्रेन जिस चीज़ को फील करे वो सारा मनोविज्ञान का डोमेन है, सोशल सामाजिक चीज़ों से। तो ये मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रणाली है। संप्रेषण के बिना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जो कम से कम 2 व्यक्तियों के मध्य होती है और इसके 9 तत्व होते हैं। क्या 9 तत्व है? तो संप्रेषण संदर्भ, कोई रेफरेंस होगा, फिजिकल संदर्भ भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, समय संदर्भ या आर्थिक संदर्भ भी हो सकता है। संदर्भ चाहिए, रेफरेंस चाहिए जिसको लेकर कोई बात आगे बढ़ेगी। स्रोत चाहिए, एक सोर्स चाहिए कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई, एक और ये सब मिलके एक संदेश बनेगा, फिर वो माध्यम के द्वारा चलेगा और संकेत या प्रतीक भी उसमें होगा, इनकोड होगा और डिकोड होगा। तो ये पूरे संप्रेषण की प्रवृत्तियाँ हैं। उसके बाद सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण। तो बिल्कुल औपचारिक का मतलब है जो खास एक स्टैंडर्ड मापदंड के द्वारा हो, जैसे ऑफिशियली चिट्ठी, ऑर्डर, नोट्स, ये सब क्या है? औपचारिक है, फॉर्मल है। एक समूह, कोई समूह से जब कोई बात करता है तो वो औपचारिक संप्रेषण की बात हो जाती है। हम जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो संभव वो भी एक औपचारिक है, एक मान मर्यादा, एक व्यवस्था से चलते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण, जब बात करने का तरीका अनौपचारिक संप्रेषण मतलब केयरलेस, बहुत डिकोडेड नहीं, बहुत मैनर्ड नहीं, आपस में हल्के फुल्के हंसी मजाक, रिश्तेदारों से बात करना, स्कूल में छुट्टी के बाद बात करना, अपने दोस्तों से बात करना, वो सब नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। फॉर्मल डिसिप्लिन वे में कक्षा औपचारिक चलती है। कोई भी सरकारी दफ्तर, महकमा के ऑर्डर, विचार, कोई भी व्यापारिक चीज़, कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप, वो सब बिल्कुल फॉर्मल हो जाता है। यानी जब बातचीत करने का तरीका वैज्ञानिक हो और एक गरिमामय और उसके एक अनुशासन के अंतर्गत संप्रेषित होगा तो औपचारिक संप्रेषण कहलाएगा। बहुत इसका अलग होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। तो ऑफिस में जो भी काम होते हैं, मोटा मोटी ये समझिए, वो सारे क्या कहलाएंगे? औपचारिक। घर पे जितने काम है, बाजार में जितने काम है, रोड पे अनौपचारिक। एक तरफा वन वे संप्रेषण, वन साइडेड, जब संदेश एक तरफ से होता है, एकल या वन साइडेड संप्रेषण कहा जाता है। इसमें भेजने वाला संदेश भेज देता है और प्राप्त करने वाला इसे ग्रहण कर लेता है। कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को बोला कि खड़े हो जाए, बच्चे खड़े हो जाते हैं, वन वे संप्रेषण। यानी ऑर्डर किया किसी चीज़ को, कक्षा में बोला सारे बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो प्रतिपुष्टि नहीं, सीधा आदेश लिया। किसी ने नहीं पूछेगा, ऑर्डर है कि सर क्यों खड़ा हूँ, मैं नहीं खड़ा होता, नहीं होगा। सेना में कि सभी खड़े हो जाओ, सभी ताली हो जाओ, तो ऑर्डर चल रहा है। तो वन वे संप्रेषण ऑर्डर होता है और परिणाम में वो कन्वर्ट कर जाता है। जैसे एक बोलता है कि पैरेड सावधान, विश्राम, तो कम्युनिकेशन वन वे है लेकिन रिजल्ट उसका आ जाता है, मतलब कन्वे हो गया, लेकिन फीडबैक कोई नहीं है। तो वहाँ पे इस ढंग के संप्रेषण को ना हम औपचारिक कहेंगे ना अनौपचारिक। अगर दो ही में अगर इसको रखना होगा तो ये भी औपचारिक कहलाएगा, ये जान रहे। अगर दो ही में संप्रेषण को सिमटना हो, ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कक्षा में छात्र का खड़ा हो जाना शिक्षक के आदेश के बाद या सेना का सावधान विश्राम करना,
या पुलिस का, तो औपचारिक या अनौपचारिक, तो औपचारिक होगा चूँकि डिसिप्लिन है। लेकिन ये टाइप में वन वे संप्रेषण कहलाएगा। टू वे कम्युनिकेशन, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो दोनों उसमें सम्मिलित हो जाता है, तो टू वे है। जैसे हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चा सवाल जवाब कर रहा है, तो टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर ऐसे ही मल्टी वे हो सकता है, बहुत सारे बच्चे एक एक करके उसी सवाल पे पूछ रहे हैं, हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो मल्टी वे कम्युनिकेशन होगी, बात एक दूसरे के बीच ही, लेकिन फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, स्टॉप करेगा, तो ग्रुप डिस्कशन जो भी इसका पार्ट है वो मल्टी डायमेंशनल कहलाएगा। अंतः वैयक्तिक और अंतरा वैयक्तिक, पर्सनल, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ये क्या है? जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो, और दूसरे के सामने उसको जब प्रस्तुत करता है, तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाएगा। अंतरावैयक्तिक, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की बातचीत होती है, तब हम एक दूसरे की इच्छाओं के बारे में जानते हैं, एक दूसरे मतलब अपनी सोच से बाहर की दोनों की चीज़ों को शेयर करते हैं, तो अंतरावैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। शाब्दिक, शाब्दिक का भाषा प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण तब होता है जब मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा अपने शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है, तब जाके शाब्दिक संप्रेषण होता है। अशाब्दिक, नॉन वर्बल, जब प्रतीक चिन्ह इशारों के द्वारा जो होता है वो अशाब्दिक है, नॉन वर्बल है, बोलना सुनना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इस प्रकार के संप्रेषण अंतःक्रियात्मक होती है, आमने सामने होती है। जैसे शिक्षक छात्र, हमारे आपके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तरह से उसका एग्जाम्पल यही है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इस ढंग का जो संप्रेषण होगा वो स्पीकिंग एंड लिसनिंग होगा। लिखना पढ़ना, राइटिंग एंड रीडिंग, यह संप्रेषण का प्रवाह है कि कोई लेखक लिखता है, आप हम पढ़ते हैं, तो लेखक का संप्रेषण तो मेरे पास आ ही रहा है। जैसे हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, कारक पढ़ रहे हैं, तो लिखना और पढ़ना भी एक टाइप है संप्रेषण का ही। दृश्य निरीक्षण, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्विंग, हम कहीं दृश्य को देख रहे हैं, किसी पहाड़ पे देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, कोई भी सीनरी देख रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ों की व्याख्या और हम उसके सौंदर्य बोध को, उसके मूल्य को समझते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? दृश्य निरीक्षण, विजुअलाइज, ऑब्जर्विंग। संप्रेषण प्रिंसिपल और कम्युनिकेशन, संप्रेषण के सिद्धांत क्या हैं? तो स्पष्टता का सिद्धांत, इस संप्रेषण करते समय हमारी बिल्कुल भाषा साफ होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी। समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, प्रभावी संप्रेषण तभी होगा जब संप्रेषण के बीच समन्वय स्थापित होगा। संगतता का सिद्धांत, जब आप बातचीत करते हैं, संदेशों के बीच में विरोधाभासक प्रवृत्ति नहीं होगी, तो संगतता का भाव होगा। विशिष्टता का सिद्धांत, संप्रेषण में सूचनाएं शिष्ट एवं शालीन होनी चाहिए और उसमें कठोर शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मर्यादा में होनी चाहिए, तो शिष्टता का सिद्धांत। ध्यान आकर्षण का सिद्धांत, सदैव याद रखिए कि आपके संदेश पे सामने वाला गंभीरता से ले, गंभीरता से उसको सुने, तो उसको कहेंगे ध्यान आकर्षण का सिद्धांत। तो इस तरह से हमने कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार से बताया, और फिर कहूँगा कि आप पर इस पे कुछ भी लिखित देखना हो, गेस देखना हो, नोट्स देखना हो, भविष्य में असाइनमेंट देखना हो, तो आप SS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाके वहाँ पे चीज़ों को देखिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।